हेलो एवरीवन, तपोवन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। तो आइए हम सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक का नाम है प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। इतिहास का टॉपिक है, एसएसटी पेपर 2। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि लेक्चर्स आपको काफ़ी हेल्प पहुंचाएंगे आपके एग्ज़ाम में, जिसका परिणाम आपको जुलाई एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो आप इससे सतत जुड़ें और पहले लेक्चर्स को सुने और नोट्स बनाएं। उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करें और पीवाईक्यू सॉल्व करें, तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। क्योंकि हर जगह लेक्चर्स आपको नहीं मिल सकते हैं, पीवाईक्यू हर जगह उपलब्ध है। एनसीईआरटी भले किसी ने थंबनेल में लगाकर डाल रखा है, लेकिन उसके अंदर आपको सिर्फ पीवाईक्यू ही दिखेगी। लेक्चर्स बहुत कम, रेयर कंडीशन में ही मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। इसलिए आप लेक्चर्स को एकदम गहराई से समझें और फिर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, तो परिणाम आपके अच्छे आएंगे। तो इसमें हम इस टॉपिक में मुख्य रूप से कौन कौन सी बातों पर चर्चा होगी उसका जिक्र करते हैं। तो इसमें हम कुछ नई एवं पुरानी शब्दावलियाँ इतिहास की देखेंगे और शुरुआती तौर पर जो भूगोलवेत्ता भारत का मैप बनाए हैं उनके बारे में चर्चा है। जैसे अंध युग बोला गया है, अरब भूगोलवेत्ताओं का काल जो था उसको अंध युग के नाम से जाना गया है। तो अरब भूगोलवेत्ताओं में अल इदरीसी नाम के एक भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने भारत का मैप बनाया था और उसके बाद फ्रांसीसियों ने मैप बनाया था, जिसमें दोनों मैप इसमें दिए गए हैं। तो इसके बाद हम कुछ नई पुरानी शब्दावलियों की चर्चा करेंगे और उसके बाद हम इतिहासकार और उनके द्वारा जो स्रोत उपयोग में किए गए हैं, इतिहासकार जो हैं, तो इतिहास समझाने के लिए जो जो स्रोत उनके द्वारा उपयोग में लाए गए हैं उन पर चर्चा होगी। इसके बाद नए साम्राज्य और राजनैतिक समूहों पर चर्चा होगी। नए सामाजिक एवं राजनैतिक समूह कौन कौन से बने, तो इन पर भी इसमें चर्चा की जाएगी। उसके बाद क्षेत्र और साम्राज्य, उस समय कहाँ तक क्षेत्र था भारत का और वहाँ कौन कौन से साम्राज्यों का विकास था, इस पर भी चर्चा इसमें हम करेंगे। फिर पुराने और नए धर्मों की चर्चा की जाएगी कि पुराने धर्म कौन कौन से थे, भारत में निवासरत थे, और फिर नए धर्मों का किस प्रकार उदय हुआ, तो उस पर चर्चा की जाएगी। और उसके बाद समय और इतिहास के कालखंडों पर बात करेंगे, किस प्रकार से समय समय पर इतिहास के कालखंड किस प्रकार विभाजित रहे। तो इस प्रकार से हम इसमें इतिहास के संपूर्ण वर्णन का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो इसमें आप मैप देख सकते हैं। ये अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी द्वारा बनाया गया भारत का मैप है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे अरबी भाषा में, अर्थात उर्दू भाषा में लिखी हुई आपको दिखेंगी। तो ये भारत के राज्यों के नाम हैं, साम्राज्यों के नाम हैं। अब हम देखते हैं आगे। तो मानचित्र 1 है, इसमें कोड दिया गया है कि 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इदरीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। ये अल इदरीसी महोदय द्वारा विश्व का मैप है।
जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भी भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। तो अल इदरीसी साहब का नाम आप याद रखेंगे कि ये कहाँ के थे, अरब भूगोलवेत्ता थे। तो मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालिए। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 पर फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था, जो अभी नीचे हम देखेंगे। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर इनमें काफ़ी अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं। जैसा कि मैं अभी बताया था कि अरबी भाषा में, अरबी लिपि में जगहों के नाम दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। अब हम देखेंगे फ्रांसीसी मैप। जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बना। वो 1154 में, 1720 का है। वो अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी द्वारा बनाया गया था। ये फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ग्विलॉम द लिस्ले एटलस नूवो के अनुसार यह महाद्वीप है। ये आप मैप देख सकते हैं। ये फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता द्वारा बनाया गया मैप है जो लगभग वर्तमान भारत जैसा ही है। ये गुजरात, ये पूरा दक्षिण भारत, पहले इंडो बर्मा सब इंडिया का पार्ट था, उसी को अखंड भारत दिखाया गया है। इधर सिंध वाला इलाका। अब हम आगे देखते हैं। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बना। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। इसमें विशेष तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होगा। यूरोप के नाविक और व्यापारी अपनी समुद्र यात्राओं के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। तो इसमें बताया गया है कि जो 1720 में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने भारतीय उपमहाद्वीप का मैप बनाया, इसका उपयोग यूरोप के नाविक, समुद्री व्यापारी इस्तेमाल करते थे। अब हम नीचे एक कोड दिया गया है उसको देखते हैं। लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नज़र डालें, क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में है। गंगा के मार्ग को देखें, इसे किस तरह से दर्शाया गया है। इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरों और बारीकी का जो अंतर है, आपके ख्याल में उसका कारण क्या है। फिर आता है इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान जरूरी होता, ध्यान रखना। तो इस प्रकार से एक इतिहासकार, एक भूगोलवेत्ता किस प्रकार उस भौगोलिक क्षेत्र का मैप तैयार करता है, उसके लिए वहाँ की सूचनाओं, विभिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों को ध्यान में रखना होता है बारीकी से। तो इस पर इसमें चर्चा की गई है। तो आप यहाँ अल इदरीसी साहब को याद रखेंगे। अरब भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने भारत का मैप बनाया, विश्व मैप के साथ भारत को भी दिखाया समुद्र के साथ। उसके बाद 600 वर्ष बाद फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने भारत का मैप तैयार किया जो वर्तमान के मैप से बिल्कुल मिलता जुलता है। अब हम आते हैं नई और पुरानी शब्दावलियों पर। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ में बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फ़ारसी, आधुनिक फ़ारसी,
भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से बताता है कि जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे भाषाएं भी बदलती गई। जैसे हम पहले संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी, तो इस प्रकार से भाषाएं समय के अनुसार बदलती जाती हैं। तो वही इसमें बताया गया है कि मध्य युग की फ़ारसी आधुनिक फ़ारसी भाषा से भिन्न थी। फिर सेकंड पैराग्राफ में चलते हैं, तो वहाँ उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए। हिंदुस्तान शब्द लेता है वो। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। तो इसको आप यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा इतिहासकार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसमें आप किनको याद रखेंगे? मिन्हाज ए सिराज, यह फारसी इतिहासकार थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन इस पैराग्राफ से बनेगा। या हिंदुस्तान शब्द किस देश के इतिहासकारों ने दिया? तो फारस देश, आप इसको याद रखेंगे। और हिंदुस्तान शब्द किन किन जगहों के लिए, तो ये नहीं पूछा जाता है, पर आप एक नज़र देख लीजिएगा पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाके के लिए। फिर आगे बताता है कि उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। वह बताता है कि हिंदुस्तान जो शब्द था वो केवल उत्तर भारत तक सीमित था, जहाँ सुल्तानों का राज्य था, शासन था, दिल्ली के सुल्तान। दक्षिण भारत के लिए इसका कभी भी उपयोग नहीं हुआ हिंदुस्तान शब्द का। फिर है इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। तो बाबर ने भूगोल, पशु पक्षी और निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन मिन्हाज सिराज ही आता है क्वेश्चन। कई बार क्वेश्चन जितने भी बार पूछा गया है मिन्हाज सिराज के द्वारा ही पूछा जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। तो आप अमीर खुसरो को याद रखेंगे। ये 14वीं सदी के कवि हैं अमीर खुसरो जी। हिंद शब्द का प्रयोग किया था और उसी हिंद से मिलता जुलता ये हिंदुस्तान शब्द है। तो यहाँ अमीर खुसरो को भी आप याद रखेंगे। एक कोड दिया गया है कि आपको ऐसे कुछ और शब्दों का ध्यान आता है जिनके अर्थ भिन्न भिन्न संदर्भों में बदल जाते हैं। फिर लास्ट पैराग्राफ बोलता है किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में, तो विदेशी शब्द आज जो है उपयोग में हो रहा है, तो इसका क्या अर्थ होता है कि जो व्यक्ति भारतीय ना हो उसके लिए हम विदेशी शब्द का यूज करते हैं। लेकिन मध्य युग में बताता है कि मध्य युग में मानो किसी गांव आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो विदेशी कहलाता था। ये मध्य युगीन की चर्चा कर रहा है।
कि मतलब किसी गांव में कोई अजनबी व्यक्ति आ गया है जो उस समाज और संस्कृति का अंग ना हो, उसे हम विदेशी कह देते थे, भले वो भारतीय ही रहे, भारत का ही रहे। मान लीजिए कोई दक्षिण का व्यक्ति उत्तर गया है, वहाँ की संस्कृति और समाज से परिचित नहीं है, तो उसको विदेशी बोल दिया जाता था मध्य युग में। और वर्तमान में ऐसा नहीं है, वर्तमान में किसी दूसरे देश के नागरिक को विदेशी बोला जाता है। फिर है ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। हिंदी में उसे परदेसी बोलते हैं, फारसी में अजनबी कहा जाता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक व जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे, क्योंकि वो एक ही गांव में निवासरत थे, इसलिए वो विदेशी एक दूसरे के लिए नहीं होते थे, जबकि उनका धर्म और जाति अलग अलग होती थी। तो इसमें कुछ शब्दावलियों की चर्चा की गई है। अब हम आते हैं इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। तो 700 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी तक जितने इतिहासकार हैं, उन्होंने किन किन स्रोतों का उपयोग किया है इतिहास को समझने में और लिखने में, उसकी चर्चा अब आगे होगी। तो इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं, उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसे मिलेगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। तो आप इस लाइन को नोट करेंगे। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इतिहासकार किनका अध्ययन करते हैं, तो सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला और लिखित सामग्री पर निर्भर हैं। फिर है पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी हैं। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल भी करेंगे। तो पहला क्या है, सिक्के, शिलालेख, स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला और लिखित सामग्री, इसका उपयोग करते हैं। अब अन्य स्रोत के बारे में चर्चा की जाएगी। यहाँ पे एक कोट है जिसमें है कागज का मूल्य। इन दो प्रसंगों की तुलना कीजिए। 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की ज़रूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज़ नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे ज़रूरत नहीं थी और उसके कागज़ को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। फिर दूसरा दिया गया है, एक सदी बाद अगर आप बाज़ार में कोई खाद्य पदार्थ खरीदते तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती और दुकानदार वह वस्तु कागज़ में लपेटकर देता। तो कागज़ कब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था, 13वीं शताब्दी में या 14वीं शताब्दी में। तो आप इसमें से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उपलब्धता कब ज़्यादा थी, 14वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में तो इतना कम था कि एक विद्वान का यहाँ उदाहरण दिया गया है कि उसको लिखने की ज़रूरत पड़ी तो उसने पांडुलिपि को धो दिया। जिस कागज़ में पांडुलिपि लिखी हुई थी उस कागज़ को धो के सुखा लिया और सुखाने के बाद उसने अपनी लिपि लिख दी। तो इससे स्पष्ट होता है कि उस समय कागज़ की कमी थी। जबकि वहीं 14वीं सदी की यदि बात करें तो उसमें बताता है कि दुकानदार वस्तु या कोई सामग्री कागज़ में लपेट करके दे देता है। तो इस प्रकार आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे परिवर्तन आया। अब धीरे धीरे काम करने लगे। इस समय के दौरान कागज़ क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब, करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति शासन, जन, मठ, मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकार को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग
कठिन है। तो बताता है कि पहले कागज़ की कमी थी, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, सस्ता हुआ और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी हो गया, जिससे लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन, उपदेश, अर्जियाँ, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब खाते आदि लिखने लगे और इनको क्या करने लगे, अभिलेखागारों में सुरक्षित रखने लगे, जिसका उपयोग बाद के इतिहासकार स्रोत के रूप में, इतिहास को समझने के लिए स्रोत के रूप में उपयोग करने लगे और इनमें विस्तृत जानकारी मिल जाती थी। लेकिन इनका उपयोग कठिन था क्योंकि भाषा क्लिष्ट होती गई, परिवर्तित होती गई समय के अनुसार। इसलिए अब हम देखते हैं अगला पैराग्राफ। एक कोड दिया गया है, अभिलेखागार ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरे का रिकॉर्ड रखते हैं। तो अभिलेखागार आप याद रखेंगे कि यह ऐसा स्थान था जहां दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है, वर्तमान में भी है। अब अगले पैरा में देखते हैं, उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक व नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। कहने का मतलब यह है कि उस समय छापे खाने यानी छपाई मील मशीन नहीं थी, इसलिए हाथ से ही जो कार्य किए जाते थे, हाथ से ही नकल करके एक पोथी से दूसरी पोथी लिखनी पड़ती थी, उसी की नकल करके। तो इस प्रकार हाथ से लिखने, जैसे एक पुस्तक से 10 पुस्तकें बनानी है तो अभी प्रिंट मशीन है, लेकिन उस समय नहीं था। एक व्यक्ति बैठता था, उसकी प्रतियां फिर लिखता रहता था। इस प्रकार 1 से 10 पुस्तक तैयार होती थी, तो उसमें समय बहुत ज़्यादा लगता था। तो इस 2 लाइन का मतलब उसका ये है। फिर है, अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे क्या होंगे, अंतर आ जाएंगे, महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रहीं और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर भी पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। तो इसमें एक प्रतिलिपि आप देख सकते हैं, नमूना उसका दिया गया। वहीं एक कोट है, कोट को देख लेते हैं। यह एक लघु चित्र की प्रतिकृति है जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। इस चित्रकार का आकार सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर से 7.1 सेंटीमीटर है। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था। ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगे थे। तो आप इसमें देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि एक किताब को दूसरी किताब में ये नकल कर रहा है लिख करके, क्योंकि उस समय मशीन नहीं थी। ऐसा इस कोट के माध्यम से समझाया गया है। तो किस प्रकार से थोड़े बहुत वाक्य बदलते चले गए, उसका कहने का मतलब ये है कि रूप थोड़ा थोड़ा बिगड़ता गया, अंदाज बस लिखना पड़ा उनको। क्योंकि अभी भी यही होता है, यदि आप किसी मित्र की अपनी कॉपी लाएंगे, उसमें कुछ वाक्य आपको समझ में नहीं आएंगे तो आप अपने अंदाज में ही उनको पूरा करेंगे। इसी तरह इतिहासकार भी करते थे। तो बताता है कि इस प्रकार से कुछ वाक्य क्या हुए, अंदाज बस लिखे गए। तो इतिहासकारों को क्या समस्या आई कि
उनको नई लिपि लिखने के लिए कई लिपियों का सहारा लेना पड़ा। तो किसी में कोई शब्द अच्छे मिले, किसी में कोई शब्द अच्छे मिले, तो इस प्रकार से कई पुस्तकें रख करके अब लिखना प्रारंभ हुआ। फिर इस लिखावट के बारे में कोड दिया गया है कि लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। लिपि बाईं ओर में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। फिर यहाँ शिकस्त लिपि दाईं ओर अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन है। तो नस्तलिक लिपि बाईं ओर और दाईं ओर जो है उसको शिकस्त लिपि बोलते हैं। ये शिकस्त लिपि दाईं ओर और ये बाईं ओर है। तो इनको आप देख सकते हैं, एक बाएं से दाएं और एक दाएं से बाएं लिखी जाती है, इसमें दिया गया है। तो आप इनको याद रख लेंगे दोनों को। नस्त लिपि बाईं ओर से और शिकस्त लिपि जो है वो दाईं ओर से। तो आप इनके दोनों के नाम याद रखेंगे कि नस्तलिक लिपि बाईं ओर से लिखी जाती है, जबकि शिकस्त लिपि दाईं ओर से लिखी जाती है। अब हम देखेंगे नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 1700 और 1750 के सन 700 और 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में कई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और काफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल रहा। तो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परिवर्तनों का काल कौन सा काल रहा? तो 700 से 1750 के बीच 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों ने किया। इसमें क्या क्या हुआ? सिंचाई में, कताई में चरखे, युद्ध में आग्नेयास्त्र, गोला बारूद का इस्तेमाल हुआ। कई विदेशी लोग आए, जिसमें से आलू, मक्का, मिर्च, चाय, काफ़ी, तमाम नई प्रौद्योगिकी, फसलों का क्या हुआ? लेन देन हुआ, नए विचारों का। तो वही बताता है कि यह काल परिवर्तन का काल रहा। अब हम आगे देखते हैं। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। भारत की बात यहाँ हो रही है। क्या बोलता है कि इस महाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं, इसीलिए विदेशी आक्रमण भी इस समय बहुत ज़्यादा हुए थे। औपनिवेशिक काल भी इसी समय 1600 ईस्वी में था। तो उसको ये इंगित करता है। यहाँ पे एक डायग्राम है, आप देख सकते हैं। फिर है समुदायों का महत्व बढ़ा। उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। तो इसके अर्थ को आप लिख लेंगे कि राजपुत्र, राजा के पुत्र से निकला है राजपूत। फिर है 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। तो आप इनको भी कवि और चारण जो राजाओं की आचार संहिता, पराक्रम और स्वामी भक्ति का क्या करते थे? गुणगान करते थे। उनको किस नाम से? तो कवि और चारण। इनको आप नोट कर लेंगे। फिर है राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ मुख्तः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूहों ने उठाया।
इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेज़ी से और पूरे तौर पर हुआ। फिर आता है एक शब्दावली आती है पर्यावास, जिसको कोट में देख लेते हैं। तो पर्यावास, इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। तो इस कोट को आप नोट करेंगे और याद रखेंगे कि पर्यावास का अर्थ क्या था। तो कोई क्षेत्र या पर्यावरणीय क्षेत्र जहाँ वहाँ के पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले सामाजिक आर्थिक जीवन शैली से है। किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोग और उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली कैसी है, इसके लिए पर्यावास शब्द का उपयोग किया गया है। तो पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजदूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी, अर्थात मजदूरी करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। तो इसमें बताता है कि किस प्रकार से किसानों पर यह थोप दिया गया। कर तो देना ही है, उसके साथ साथ पुजारी, मंदिर, मठों से भी प्रभावित हुए, उनके लिए भी कर देना पड़ता था, धार्मिक कर वगैरह। फिर क्या हुआ कि जो छोटे कृषक थे, मालिकों के यहाँ क्या होने लगे, बेगारी प्रथा चल गई, मजदूरी करने लग गए। फिर है परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर भी क्या हुआ, बढ़ गया। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ, यहाँ बताया गया कि सामाजिक और आर्थिक जो था अंतर बढ़ गया। फिर है कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। तो इस प्रकार बताता है कि जो व्यक्ति जितना धनवान होता था उस हिसाब से उसके दर्जे का निर्धारण किया जाता था। इसीलिए बताता है कि समाज में जो ऊंच नीच का दर्जा दिया जाने लगा वह स्थायी नहीं था। क्या था, उसकी हैसियत देखकर, उसके सत्ता, प्रभाव और संसाधनों पर नियंत्रण को देखकर उसके दर्जे को आंका जाता था। इसमें बताने की कोशिश यह की जा रही है, जो आज भी यही है। फिर अब हम देखते हैं अगला पैराग्राफ। तो अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियाँ स्वयं अपने अपने नियम बनाती थीं। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। जाति पंचायत शब्द का अर्थ है यहाँ कि बड़े बुजुर्ग एक सभा करवाते थे जिसमें कुछ नियम कानून होते थे समाज के, उनको मानना अनिवार्य था। तो वो कौन कार्य करता था, तो जाति पंचायत। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। ग्रामीण एक गांव एक राज्य की इकाई होती थी। इसमें यह बताने का प्रयास किया गया है। फिर एक कोट होता है, इस अनुभाग में जो प्रौद्योगिकी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन वर्णित हैं, उनमें से कौन कौन से परिवर्तन आपकी समझ में आपके शहर या गांव में सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं। तो ये सभी परिवर्तन आज भी देखे जाते हैं, ज़्यादातर शहरों में। अब हम आते हैं क्षेत्र और साम्राज्य। अभी हमने सामाजिक और राजनैतिक जीवन देखा, इतिहासकारों के स्रोत देखा, नई शब्दावलियाँ देखी। अब हम देखेंगे क्षेत्र और साम्राज्य उस समय कैसे थे। तो चोल अध्याय 2, तुगलक अध्याय 3 या मुगल अध्याय 4 जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 में भी हम देखेंगे। उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी गज्जन तक फैला हुआ था।
और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता था। गौड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उनकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्ति मानते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। तो इस मैप में राज्य साम्राज्य का विस्तार, कौन कौन से राज्य और साम्राज्य थे, कहाँ कहाँ थे, उसका जिक्र किया गया है। लेकिन इसमें जब सल्तनत कालीन आएगा तो उसमें पढ़ाया जाएगा कि दिल्ली में गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति लिखता है और बताता है कि यह क्या था, एक विशाल साम्राज्य का शासक इसे बताया गया, जो कहाँ बंगाल यानी गौड़ प्रदेश से लेकर के अफ़गानिस्तान और गज्जन तक फैला हुआ था इसका राज्य, जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत को भी समावेशित कर दिया गया है। और बताता है कि गौड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना में सम्मिलित थे। अब यहाँ एक कोट दिया गया है, उसको देख लेते हैं। मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत, तो यहाँ पे किस शासक का जिक्र है, इस मैप में बताया गया है कि उस समय की बात है जब सल्तनत काल का शासक कौन था, तो मोहम्मद तुगलक अर्थात तुगलक वंश का। तो इसमें पूरे भारत में उस समय क्या स्थिति थी, तो सभी साम्राज्यों की स्थिति दिखाई गई है, जिनके नाम नीचे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। ये तो राज्य से नहीं आएंगे उस समय मोहम्मद बिन तुगलक को आप याद रखेंगे, और गयासुद्दीन और बलबन को, जिसका जिक्र अध्याय 2 में भी डिटेल मिलेगा दिल्ली सल्तनत का पूरा, कि किस प्रकार से गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ऐसा क्रम है उनका। तो आपको बेहतर ढंग से अध्याय 2 में पढ़ने को मिलेगा। ये तो एक परिचय है, भी शुरुआती पाठ है, इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। भाषा तथा क्षेत्र, एक कोट है। तो सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री दक्षिण कर्नाटक में बोली जाती थी, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, माँ अबारी जो है तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। तो आप इनको याद रखेंगे। माँ अबारी गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में, तेलंगानी, और द्वार समुद्र दक्षिण कर्नाटक में। द्वार समुद्र होयसल राजवंश का राज्य था, जो आपको पढ़ने को मिलेगा अभी आगे। फिर है अमीर खुसरो ने आगे बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। तो किस प्रकार से पहले की भाषाओं का विरूपण हुआ और समय के अनुसार भाषाएं बदलती गईं और कई भाषाओं का निर्माण हुआ। फिर अमीर खुसरो बताता है कि अमीर खुसरो द्वारा उल्लेखित भाषाओं की एक सूची बनाइए, और एक सूची उन भाषाओं के नामों की बनाइए जो उनके द्वारा उल्लेखित क्षेत्रों में आज बोली जाती है। जो नाम एक से हैं उन्हें रेखांकित कीजिए, जो नाम भिन्न से हैं उनके चारों ओर घेरा खींचिए। फिर आता है सन 700 तक कई क्षेत्रों में अपने अपने भौगोलिक आयाम तक तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 7 में आपको इनके बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खिलजी
खलजी लिख दिया, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर तथा सफल नहीं हो पाते थे। ये साम्राज्य सब अस्थिर थे उस समय, जैसे चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल। तो ये आपस में लड़ते रहते थे। कोई राजा, जैसे खिलजी में अलाउद्दीन खिलजी, राज्य विस्तार बहुत किया था, उसके बाद पतन हो गया। 1290 से 1320 तक जो खिलजी वंश रहा, तो उसको आप देखेंगे कि उसमें सबसे ज़्यादा जो साम्राज्य विस्तार था वो अलाउद्दीन खिलजी का था। तो इस प्रकार से आप अध्याय 2 में इसका डिटेल पढ़ेंगे, उसमें पढ़ाया जाएगा। तो इस प्रकार से कैसे साम्राज्य क्या थे, कभी विस्तार कर लेते थे और कभी घट जाते थे। अब हम देखते हैं आगे। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था, फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे छोटे राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक दूसरे के समान थी। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। फिर है सन 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि इनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्वक्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी इन पर पड़ा था। तो इस प्रकार 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक का किस प्रकार से संघर्ष रहा, उसको इंगित किया गया है इसमें, कि कैसे परंपराएं बदलती गई। 18वीं सदी में वही बताता है कि मुगल वंश पतन पर था। 1707 में औरंगजेब की क्या होती है, मृत्यु होती है। तो ये अपने पतन पर तभी से शुरू हो गया था। अब हम बढ़ते हैं पुराने और नए धर्म की ओर। अभी नए, पुराने और नए साम्राज्यों की ओर, अब पुराने और नए धर्म की ओर। पुराने धर्म कौन थे, अब नए धर्म कैसे बने फिर धीरे धीरे। इतिहासकार ने जिन 1000 वर्षों की पड़ताल कर रहे हैं, इसके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। वैदिक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी वैदिक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। तो प्रकृति का नियम ही है परिवर्तन। इसलिए बताता है कि जो वैदिक तत्व थे कभी सामूहिक आस्था यानी धर्म और स्थानीय समुदाय संगठनों पर संबंधित होते थे, लेकिन जैसे जैसे समाज और समुदायों में परिवर्तन होता गया तो आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। तो इस प्रकार से समय और परिस्थितियों के अनुसार आस्थाएं भी बदलती गई। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व, बढ़ती सत्ता आदि। हिंदू धर्म को भी बताता है कि जो इसमें परिवर्तन आए वे अभी ही वर्तमान में ही आए, कि नई देवी देवताओं की पूजा और मंदिरों का निर्माण राजाओं द्वारा, पुरोहित के लिए क्या, ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ा, महत्व बढ़ गया। फिर यहाँ संरक्षक शब्दावली कोट में देख लेते हैं। कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान व अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे। जैसे कई कवि होते थे, वो राजाओं के संरक्षण में रहते थे, तो उनके जीविकोपार्जन का उपाय राजा करता था, अर्थात राजा उनको संरक्षण देता था और वो राजा की
जीवनचर्या, उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक आदि सभी दस्तावेज तैयार करता था कोई भी कवि या लेखक जो होता था। फिर है संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। उनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों को समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया। तो उस समय जो ब्राह्मण थे वो राजाओं के संरक्षक में होते थे और उनको क्या था, बहुत प्रतिष्ठा मिलती थी समाज में। फिर हम देखते हैं आगे, इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवताओं के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो भक्ति काल भी आया था, उसी का जिक्र है कि इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या हुआ, भक्ति की अवधारणा कि आप भक्ति करके ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। आपको कर्मकांडों के चक्कर में फंसने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं अगला पैराग्राफ। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए हुआ। किसका? कुरान शरीफ का संदेश कब? 7वीं सदी में व्यापारियों द्वारा और अप्रवासियों द्वारा जो आकर के बसे। अप्रवास का मतलब होता है, उत्प्रवास का मतलब यहाँ से जा कर के बसना। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमियाँ कुछ भी हो रही हों। तो इसमें क्या है कि जो मुसलमान लोग हैं वो कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ, तो पूछता है कि मुसलमानों का धर्म ग्रंथ तो कुरान, एक ईश्वर को ये मानते हैं। फिर सेकंड पैराग्राफ आते हैं। तो कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। उलेमा कौन होते थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये इस्लाम के क्या थे? धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म को अलग अलग तरह से व्याख्या करते हैं। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे। तो मुसलमान के दो वर्ग थे, शिया और सुन्नी, जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। शिया जो थे वो दामाद अली, जो पैगंबर साहब के दामाद थे अली, उनके अनुयायी थे, और जो सुन्नी थे वो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। खलीफा धार्मिक गुरु, मुसलमानों का धार्मिक गुरु खलीफा कहलाता था। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। ये आ गया, धर्म का नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति होता था उसको हम खलीफा बोलते थे मुसलमान। और आगे भी इसकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत, विशेषकर हनफी और सफ़ी ऐसे सिद्धांत हैं जो कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यमय विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर हिंदू धर्म के साथ साथ मुस्लिम धर्म के कुछ विशेष धार्मिक ग्रंथों के बारे में भी बताया गया है और खलीफा के बारे में चर्चा की गई है। खलीफा उनका धार्मिक गुरु होता था। फिर अब आते हैं समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। तो इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों, कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। तो इतिहासकार जो समय है उसको घड़ी कैलेंडर की तरह नहीं देखते हैं, घंटों दिन की तरह। उनका नज़रिया सामाजिक आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन, अर्थात उनका कहने का मतलब ये है कि प्राचीन कालीन सामाजिक आर्थिक व्यवस्था क्या थी, फिर मध्यकालीन क्या थी,
क्या परिवर्तन हुए, फिर आधुनिक कालीन क्या थी, उसमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले, फिर वर्तमान में जो अभी का समाज है और आर्थिक व्यवस्था है, जीवन शैली है, तो जो आधुनिक कालीन था वहाँ से लेकर अभी समकालीन वर्तमान तक का जो भी समय है उसमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले। तो इस प्रकार से समय के साथ जो परिवर्तन समाज में, धर्म में और आर्थिक क्षेत्र में हो रहे हैं उनका अध्ययन इतिहासकार कालखंडों पर करते हैं, उनको वो कालखंडों का आधार मानते हैं। अब हम देखते हैं अगला पैराग्राफ। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकार ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो प्राचीन को हिंदू, मध्य को मुस्लिम और औपनिवेशिक काल को ब्रिटिश में उन्होंने बांट दिया था। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है। तो वे मानते थे क्या कि शासकों का धर्म ही एकमात्र ऐतिहासिक परिवर्तन होता है, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति को ज़्यादा महत्व बदलाव में नहीं मानते थे। इस दृष्टिकोण से ही इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती है। तो ये 19वीं सदी की कहानी है कि ये उपेक्षा कहलाएगी यदि आप सामाजिक और ऐतिहासिक व अर्थव्यवस्था जो थी उनकी संस्कृति इसके परिवर्तन का अध्ययन नहीं करते हैं। तो ये क्या होगा, उपेक्षा होगी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं, इसीलिए कम स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी, संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी, प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल तो इसमें ये जो भी बता रहा है प्राचीन समाज के कई प्रकार, जिसमें शिकारी, संग्राहक, आरंभिक कृषिकर्मी, शहर, गांव के निवासी, प्रारंभिक दौर के राज्य, साम्राज्य, तो ये सभी क्लास 6 की NCERT हिस्ट्री जो पढ़ाई गई है उसमें सब मिल जाएगा आपको। फिर जो इतिहासकार पढ़ेंगे उसमें प्रायः मध्यकालीन इतिहासकार कहा जाता है। इस 7वीं में इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय सामाजिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर, प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास, यूरोप के व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बारे में विस्तार से जानकारी अभी मिलेगी आपको। फिर आता है भारत के इतिहास के ये 1000 साल पहले बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियाँ 8वीं और 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी, इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकालीन की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिक काल के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकालीन रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इसमें जो बताया गया है कि मध्यकालीन रूढ़िवादी थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं था, तो परिवर्तन था, ये हम जानते हैं इतिहास का अध्ययन करके। अब हम अगला पैराग्राफ देखते हैं। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उनके यूरोप के व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो भी पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। जहाँ भी संभव हो यह देखें कि कहाँ बदलाव हुए हैं और कहाँ नहीं, और आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी यह देखें कि और भी क्या कुछ बदला है या वैसा ही रहा है। तो यदि तीनों कक्षाओं का जब हम अध्ययन करेंगे, इतिहास का मतलब ही होता है क्रमिक अध्ययन। तो कैसे पहले खाना बदोश जनजातियाँ थी, फिर गांवों का, फिर शहरों का औद्योगिकरण फिर आया। तो इस प्रकार से जो अध्ययन परिवर्तनशीलता को दर्शाता है उसी का इसमें वर्णन किया गया है कि आप जो कक्षा 6 में पढ़े हैं
कक्षा 7 में जो पढ़ेंगे उन दोनों के बीच में कंपैरिजन करें कि क्या क्या परिवर्तन हुआ है। फिर कक्षा 8 में जो पढ़ेंगे तो कक्षा 7 से कंपेयर करिए कि अब क्या क्या परिवर्तन आए हैं। इस प्रकार से जब आप लगातार पढ़ते रहेंगे तो आपको समझ में आएंगी बातें कि हाँ, उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक किस प्रकार से परिवर्तन हुआ, तो ये आपके समझ में आएगा। फिर एक इसमें बालिका है जो कल्पना करें, तो ये तो होमवर्क के लिए है। इस प्रकार से ये पाठ समाप्त होता है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एक परिचय है, यह एक परिचय है। अब जो इसके बाद पाठ आएंगे सेकंड लेसन से टॉपिक, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें शुरू के जो 1-2 पैरा थे, अल इदरीसी, कुछ भूगोलवेत्ता, इतिहासकार जो हैं वो, और लिपियां जो हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ धन्यवाद। कल फिर